दिन का समय था। हरियापुर गांव का साधारण सा मोची विक्रम अपने काम में व्यस्त था। उसके हाथों में कच्चे चमड़े का एक टुकड़ा था जिसे वो बड़ी मेहनत से एक नया जूता बनाने के लिए आकार दे रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे वो हमेशा छिपाए रखता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी और हुनर की तारीफ अक्सर किया करते थे, लेकिन उसकी गहरी चुप्पी को कोई नहीं समझ पाता था। विक्रम जूता बनाते हुए अपने आप से बोला, हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस जिंदगी में जो कुछ भी खो जाता है, हाँ, वो फिर कभी नहीं मिलता। क्या जिंदगी है, क्या बोलूं। तभी गांव का मुखिया रामपाल, जो कि गांव का सबसे बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति था, विक्रम के पास आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए विक्रम की ओर देखकर बोला, अरे भाई, क्या सोच रहे हो विक्रम? अरे जब भी देखता हूँ हमेशा गहरी सोच में डूबे रहते हो, हैं? लेकिन आश्चर्य है, इन सब के बावजूद भी तुम बड़े अच्छे जूते बनाकर तैयार कर लेते हो भाई। अरे इन जूतों को देखकर कोई भी तुम्हारी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं पाता है। वाह, बढ़िया काम करते हो, लेकिन परेशान क्यों हो ये बताओ। रामपाल की बात सुनकर विक्रम अचानक अपनी गहरी सोच से बाहर आ गया। वो मुस्कुराते हुए रामपाल की ओर देखकर बोला, अरे नहीं 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 नहीं, क्या हुआ मुखिया जी? अरे बात ये है विक्रम कि मैंने सभी गांव वालों को एक बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया है। किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करनी है। रामपाल की बात सुनकर विक्रम उदासी भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, मुखिया जी, महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा तो महत्वपूर्ण लोगों के साथ में की जाती है। अब मैं तो एक मामूली सा मोची हूँ, मैं क्या। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मोची हो, लेकिन तुम एक मामूली हो, बस ये मेरा मन मानने से इनकार करता है। और केवल मेरा ही नहीं भाई, बल्कि मेरी सुलेखा का भी। वो अक्सर मुझसे कहती रहती है कि विक्रम मोची को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि न जाने वो अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए हुआ हो। चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ जाओ। अरे चलो भी भाई, चलो चलो जल्दी चलो। विक्रम मुखिया की बात का इनकार नहीं कर सकता था। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उठकर खड़ा हो गया और मुखिया के साथ पुराने बरगद के पेड़ के नजदीक जा पहुंचा। कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर चिंता और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुखिया रामपाल अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए सभी की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे मंदिर में रखा प्राचीन ग्रंथ चोरी हो गया है और ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अब हमें इसका कारण पता लगाना ही होगा। तभी मुखिया की बेटी सुलेखा, जो एक साहसी और समझदार लड़की थी, विक्रम की ओर देखकर बोली, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? क्या आपको इस घटना के बारे में कुछ पता है? अरे, हर रहस्य का जवाब जल्दबाजी में नहीं मिलता, थोड़ा शांति रखो सुलेखा। आप हमेशा ही ऐसे चुप रहते हैं, कभी तो कुछ बोलिए। सुलेखा के शब्दों में एक अजीब सा दबाव था, लेकिन विक्रम ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी मुखिया फिर बोला, अब तुम सब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। मंदिर में जो प्राचीन ग्रंथ था, जो कि चोरी हो गया, गायब हो गया, वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। उस ग्रंथ में कई काली विद्याओं के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। यहाँ तक कि दूसरे संसार में रहने वाले राक्षसों को इस संसार में बुलाने के लिए और उन्हें सिद्ध करने के लिए मंत्र भी लिखे हुए हैं। जरूर उन्हें किसी ने बहुत ही गलत मकसद के लिए चुराया है। अब हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है कि हम उस चोर को ढूंढें, जो कि बहुत ही आवश्यक है। आप लोग समझे? तभी वहां मौजूद एक गांव वाला मुखिया से बोला, लेकिन मुखिया जी, हम सब गांव वाले तो साधारण हैं। अरे भैया,
हम भला इतना कठिन कार्य कैसे कर सकते हैं? क्यों? विक्रम, जो अब तक उन सब की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, गांव वालों की ओर देखकर बोला, अरे 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 अरे, इधर सुनिए। आप लोग कभी भी खुद को साधारण समझने की भूल मत करिए। अरे हर व्यक्ति के अंदर एक असाधारण प्रतिभा छुपी हुई होती है। बस हमें उस प्रतिभा को बाहर निकालने और उसे पहचानने के लिए मेहनत करनी होती है। विक्रम की बात सुनकर मुखिया रामपाल खुश होता हुआ बोला, हाँ, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी विक्रम मोची। गांव वालों, कुछ देर पहले मैंने अपने दिमाग में सारे गांव का निरीक्षण किया और मुझे अपने सारे गांव में केवल 3 लोग ही बहादुर और बुद्धिमान नजर आए। एक विक्रम मोची, दूसरा हमारे गांव का कन्हैया और तीसरा मेरी पुत्री सुलेखा। मुखिया की बात सुनकर वहां मौजूद कन्हैया अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और मुखिया की ओर देखकर बोला, हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक आप ही है जो पूरे गांव में मेरी योग्यता को पहचानते हैं। तो सुलेखा, विक्रम मोची और कन्हैया, तुम सब अभी से उस चोर का पता लगाने में जुट जाओ। और हाँ, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो। इतना बोलकर मुखिया रामपाल वहां से चला गया और गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। सुलेखा विक्रम मोची की ओर बहुत गौर से देखती हुई बोली, हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? विक्रम मोची, जो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था, सुलेखा की ओर देखकर बोला, सुलेखा, हमें सबसे पहले उस मंदिर के पुजारी से जाकर पूछताछ करनी चाहिए। चोरी का स्थान तो वही है ना। चलो मंदिर चलते हैं। कुछ ही देर में सुलेखा, कन्हैया और विक्रम मोची गांव से कुछ दूर जंगल में स्थित एक मंदिर में खड़े हुए थे। मंदिर का पुजारी डरा हुआ उन तीनों के सामने खड़ा था। विक्रम पुजारी की ओर देखकर बोला, तो पुजारी जी, कल रात इसी मंदिर से वो प्राचीन ग्रंथ गायब हुआ था, है ना? हाँ, वो प्राचीन ग्रंथ इसी मंदिर के अंदर एक वर्षों से कोठरी में बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। उस कोठरी के बाहर का दरवाजा भी वर्षों से बंद था, मगर कल रात अचानक से खटर पटर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। आवाज कोठरी के अंदर से आ रही थी। मैं जैसे ही कोठरी के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि कोठरी का दरवाजा तो टूटा हुआ था। अरे, कोठरी के अंदर से एक नकाबपोश प्राचीन ग्रंथ को हाथ में उठाकर अचानक से मेरे सामने आ धमका। हाँ, ये सुनकर कन्हैया बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, अरे तो पुजारी जी, आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके हाथ में तलवार थी, तलवार। उस नकाबपोश ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मंदिर के बाहर निकलने की जरा से भी कोशिश की, वो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। बस। पुजारी की बात सुनकर विक्रम पुजारी को बहुत ही गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद विक्रम सुलेखा और कन्हैया की ओर देखकर बोला, चलो उस कोठरी को देखकर आते हैं। विक्रम सुलेखा और कन्हैया के साथ मंदिर के अंदर बनी हुई कोठरी में चला गया। कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था, मगर बीच में से हल्का सा टूटा हुआ था। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लगता था मानो कि उस दरवाजे पर किसी ने बहुत कसकर लातें मारी हों। कुछ देर बाद विक्रम सुलेखा और कन्हैया के साथ कोठरी से बाहर निकल आया और पुजारी से बोला, तो पुजारी जी, देखिए ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, तो आपने कम से कम ये तो देखा होगा कि वो चोर प्राचीन ग्रंथ लेकर किस दिशा की ओर गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गांव की दिशा की ओर तो जा नहीं सकता। अगर वो गांव की दिशा की ओर भागता तो मुझे अवश्य दिखाई दे जाता उस तरफ, और वो घोड़े पर था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की दिशा की ओर भाग गया था। विक्रम कच्ची जमीन को गौर से देखने लगा। तभी कन्हैया विक्रम से बोला, विक्रम, ये तुम कच्ची जमीन को आखिरकार क्यों देख रहे हो? बात ये है कन्हैया
कि पुजारी जी ने बताया कि वो नकाबपोश घोड़े पर सवार था। और हाँ, कल रात हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। अगर वो नकाबपोश जंगल की ओर भागा है तो घोड़े के कदमों के निशान जंगल तक अवश्य गए होंगे। बस हमें उन निशानों का पीछा करना होगा। ये सुनकर कन्हैया हंसते हुए सुलेखा की ओर देखकर बोला, वाह 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 वाह, कमाल है भाई, कमाल है। अरे एक मोची के अंदर इतना तेज दिमाग भला कैसे हो सकता है? अरे इन्हें तो बस जूतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये तो जासूस हैं। क्यों? सुलेखा विक्रम मोची की ओर बहुत गौर से देखती हुई बोली, इसे कहते हैं चतुर्मोची। आश्चर्य तो इस बात का है, मैंने अपने जीवन में जितने भी मोची देखे हैं वो या तो बूढ़े देखे हैं या फिर बहुत बुरी अवस्था में देखे हैं। 25 वर्ष का सुंदर स्वस्थ नौजवान मोची के रूप में मैंने कभी नहीं देखा। सुलेखा की बात सुनकर विक्रम सुलेखा की ओर बहुत गौर से देखने लगा, मगर उसने सुलेखा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से जमीन की ओर देखने लगा। तभी विक्रम को जमीन पर घोड़े के निशान नजर आ गए। वो सुलेखा की ओर देखकर बोला, वो देखो, वो रहे घोड़े के कदमों के निशान जो सीधे जंगल की ओर जा रहे हैं। चलो आ जाओ, हमें इन निशानों का पीछा करना होगा। चलो चलो आ जाओ। इतना बोलकर विक्रम उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल की दिशा की ओर बढ़ने लगा और सुलेखा और कन्हैया विक्रम के पीछे पीछे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो तीनों एक खंडहर के नजदीक खड़े हुए थे। घोड़े के निशान खंडहर के नजदीक आकर खत्म हो गए थे। ये देखकर सुलेखा आश्चर्य से बोली, अजीब बात है, घोड़े के कदमों के निशान खंडहर के नजदीक आकर कैसे खत्म हो गए? विक्रम बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ सुलेखा और कन्हैया की ओर देखकर बोला, तो खंडहर के नजदीक घोड़े के निशान का खत्म हो जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि इस खंडहर के अंदर अवश्य या तो कोई दूसरी जगह जाने का रास्ता है या फिर कोई सुरंग है। क्या बोलते हो? पहले मुझे ये बताओ विक्रम कि तुम सच में मोची ही हो ना? कहीं तुम कोई गुप्तचर तो नहीं हो? क्यों? कन्हैया ने इतना कहा ही था, तभी वहाँ पर एक साधु आ पहुँचा। साधु को देखकर विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। विक्रम साधु को ऐसे देखने लगा मानो कि वो उस साधु को पहले से जानता हो। विक्रम साधु से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो साधु सुलेखा और कन्हैया की ओर देखकर बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सुलेखा साधु को सारी घटना बताती हुई बोली, हम उस चोर का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। साधु बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में सुलेखा की ओर देखकर बोला, कल रात मैंने एक नकाबपोश को इसी खंडहर के अंदर जाते हुए देखा था। क्या? अरे वाह, आप जानते हैं मेरे मन में कई सवाल चल रहे हैं। अच्छा, ये घोड़े के निशान इस खंडहर के बाहर तक के ही हैं, क्यों? तुम एक चतुर मोची हो। तुम जानते हो कि घोड़े के निशान खंडहर के बाहर तक ही क्यों हैं? कुछ देर पहले तुमने ही कहा था इस खंडहर के अंदर या तो कहीं दूसरी जगह जाने का रास्ता है या फिर कोई सुरंग है। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही थी। तभी कन्हैया साधु से बोला, लेकिन साधु महाराज, जब विक्रम मोची ने इस बारे में बात की थी तब तो आप यहाँ पर थे ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला कि विक्रम कह क्या रहा था? मैं एक चमत्कारी और मायावी साधु हूँ बच्चे। इतना बोलकर साधु विक्रम से बोला, विक्रम, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस खंडहर के अंदर तुम्हें सुरंग के रूप में एक गुप्त रास्ता मिलेगा। वो रास्ता केशव नगर महल के एक कक्ष के अंदर खुलता है। तुम तीनों को अभी और इसी समय वहां पर जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक जादूगर मिलेगा जिसके पास मंदिर से चुराया हुआ वही प्राचीन ग्रंथ है। वो जादूगर उस प्राचीन ग्रंथ में से कुछ विचित्र मंत्र पढ़कर एक बहुत ही खास किस्म की काली प्रक्रिया कर रहा है। तुम्हें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। जल्दी करो, जाओ। और हम उसे रोकेंगे कैसे?
साधु अपनी झोली से एक अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर विक्रम को पकड़ाता हुआ बोला, जब तुम वहां तक पहुंचना तब तुम उस जादूगर से बगैर बात किए हुए इस अभिमंत्रित सिंदूर को उसके शरीर के ऊपर फेंक देना। ऐसा करते ही उसके शरीर में आग लग जाएगी और वो जलकर भस्म हो जाएगा, और ऐसा होते ही तुम्हारे सामने असली गद्दार खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है? इतना बोलकर विक्रम उस रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। सुलेखा और कन्हैया विक्रम के पीछे पीछे सावधानी पूर्वक अंदर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो तीनों काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। कुछ दूर तीनों को कुछ सीढ़ियां दिखाई दी जो कि ऊपर की ओर जा रही थीं। विक्रम उन सीढ़ियों की ओर देखकर बोला, लगता है ये सीढ़ियां ही हमारी मंजिल हैं। विक्रम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो तीनों सीढ़ियों पर स्थित एक दरवाजे पर खड़े हुए थे जो कि हल्का सा खुला हुआ था। अचानक विक्रम ने उस दरवाजे को खोल दिया। एक बड़ा ही विचित्र दिखने वाला इंसान लकड़ियां जलाए बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने वही प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। अचानक वो व्यक्ति विक्रम की ओर देखकर बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? अरे तुम तो मर चुके हो राजा विक्रम। ये सुनकर सुलेखा और कन्हैया बुरी तरह से चौंककर विक्रम की ओर देखने लगे। विक्रम उस व्यक्ति की ओर देखकर गुस्से से बोला, तो लगता है तुम वही जादूगर हो जिसके बारे में राजगुरु ने मुझे बताया था। क्यों? विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी कन्हैया विक्रम से बोला, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम मोची? कौन राजगुरु और कौन हो तुम? तभी विक्रम ने साधु का दिया हुआ सिंदूर उस व्यक्ति के ऊपर फेंक दिया। ऐसा करते ही उसके शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगा। कुछ देर में उस कक्ष का दूसरा दरवाजा खुल गया और एक व्यक्ति कुछ सैनिकों के साथ उस कक्ष में आ पहुंचा। विक्रम उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से बोला, मंत्री जगन्नाथ, तुम हो असली गद्दार। क्यों? विक्रम ने इतना कहा कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु वहां प्रकट हो गए। ये देखकर सुलेखा और कन्हैया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। मंत्री जगन्नाथ इस दृश्य को देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, ओ, समझ गया राजगुरु, समझ गया। तुम्हारे गायब होने का रहस्य भी समझ गया और राजा विक्रम के गायब होने का रहस्य भी अब मुझे समझ में आ गया। मुझसे झूठ बोला गया था कि राजा विक्रम डर की वजह से जंगलों की ओर भाग गया और एक शेर का शिकार बनकर मारा गया। मंत्री जगन्नाथ ने इतना कहा ही था कि तभी सेनापति मानसिंह वहां आ पहुंचा और जगन्नाथ के बगल में खड़े हुए सैनिकों से बोला, सैनिकों, देखते क्या हो? अब मंत्री जगन्नाथ सिंह की इस राज्य में कोई दावेदारी नहीं है। तुरंत इसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। चलो। सेनापति का आदेश सुनकर सैनिकों ने तुरंत मंत्री जगन्नाथ को पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिया। सुलेखा विक्रम की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? और मंत्री जगन्नाथ साधु महाराज को राजगुरु कहकर क्यों संबोधित कर रहा था? आखिर ये सब क्या रहस्य है? मैं कोई मोची नहीं सुलेखा, बल्कि केशव नगर राज्य का राजा विक्रम हूँ, जो छुपकर मोची बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी राजगुरु सुलेखा की ओर देखकर बोले, और मैं एक साधु भी हूँ और इस महल का राजगुरु भी हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस कक्ष में तुम खड़ी हुई हो वो कक्ष राजा विक्रम और उसकी पत्नी का था। कुछ वर्षों पहले की बात है कि जब महाराज अपनी पत्नी के साथ अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। महाराज की पत्नी रानी रुक्मणी गर्भवती थी। महाराज जब सोकर उठे तो रानी रुक्मणी कक्ष से गायब थी। महाराज ने पूरे महल में रानी रुक्मणी को तलाश करवाया, मगर रानी रुक्मणी का कहीं भी पता नहीं चला। अब शाम को रानी रुक्मणी की लाश बड़ी ही खतरनाक अवस्था में जंगल में मिली। उनका पेट फटा हुआ था और महारानी रुक्मणी के पेट से
अधजन्मा बच्चा निकाल लिया गया था। अब जब मैंने महारानी की लाश को देखा, तभी मैं समझ गया कि महारानी के ऊपर कोई काली तंत्र की प्रक्रिया की गई है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता किया तो मुझे पता लगा कि इस तरह की तंत्र क्रिया केवल दूसरे देश में रहने वाला एक जादूगर ही कर सकता था। अब महारानी की हत्या बता रही थी कि उस जादूगर को महल के ही किसी खास व्यक्ति ने अपने बुरे मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर बुलवाया है। बस उसके बाद मुझे मंत्री जगन्नाथ पर शक हुआ, परंतु उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तब मैंने महाराज को सचेत किया कि उन्हें महल से निकल जाना चाहिए और अपना जीवन एक मजदूर या साधारण मोची बनकर व्यतीत करना चाहिए, जब तक असली अपराधी खुलकर सामने न आ जाए तब तक। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी विचित्र बात यह थी कि महारानी रात के समय कक्ष से जंगल कैसे पहुंची, क्योंकि महारानी को किसी भी सैनिक ने रात में महल के बाहर नहीं देखा था। और इसका मतलब ये हुआ कि महल के अंदर कोई गुप्त दरवाजा या सुरंग थी जो जंगल में जाती थी, और इस बात को केवल वही व्यक्ति जान सकता था जो महल का खास हो। तो उस दिन के बाद महाराज तुम्हारे गांव में साधारण मोची बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और मैंने सेनापति को सारी योजना समझाकर ये अफवाह फैला दी कि राजा विक्रम अपनी पत्नी की लाश देखकर बुरी तरह से डर गया और जंगल में भाग गया और एक शेर का शिकार होकर मारा गया, और मैं भी महल से लापता हो गया। लेकिन सच तो ये था कि मैं मंत्री जगन्नाथ पर नजर रख रहा था। अब फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि इसी कक्ष से एक सुरंग जंगल के खंडहर की ओर निकलती है, वही खंडहर जहां से तुम सब इस समय यहां तक पहुंचे हो। लेकिन राजगुरु, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मंत्री जगन्नाथ ने उस जादूगर को बुलवाया क्यों? अरे, मंत्री जगन्नाथ अमर होना चाहता था महाराज, और उसने अमरता प्राप्त करने के लिए उस जादूगर को यहाँ पे बुलवाया। जादूगर ने मंत्री जगन्नाथ से कहा कि अगर राजा की गर्भवती पत्नी का गर्भ निकालकर शैतान की बलि चढ़ा दी जाए तो शैतान प्रसन्न हो जाएगा, और उसके बाद उसी गर्भवती पत्नी के पति राजा की भी बलि चढ़ा दी जाए तो शैतान उसे अमर बना सकता है। महाराज, जब आप महल से गायब हो गए तब मंत्री जगन्नाथ की योजना पर पानी फिर गया, इसीलिए उसने मंदिर के अंदर रखी हुई वो प्राचीन किताब चुरवाई। सारे खुलकर सामने आ चुके थे। कन्हैया राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप हमारे राजा हैं। ऐसी बातें मत कहो कन्हैया। राजा विक्रम सुलेखा से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मन ही मन पसंद करती हो सुलेखा, परंतु मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। महाराज, मैं आपसे प्रेम करती थी और करती रहूंगी, और मैं आपका इंतजार हमेशा करूंगी और कभी विवाह नहीं करूंगी।